तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम रिवीजन करेंगे प्रत्यास्थता और पृष्ठ तनाव, केशकत्व और दाब का। इन सभी चैप्टरों से आज तक रेलवे ने एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी अपडेट दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए करते हैं रिवीजन स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डॉट 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 के आनुपातिक होता है। तो ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी आयतन। तो तापमान पे क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है, तो वो घनत्व के आनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कितना होता है? ऑप्शन ए बाहर के समान, ऑप्शन बी बाहर से कम, ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब। तो जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो जो वायुयान का जो केबिन का दाब होता है वो बाहर के दाब से की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बाहर की तुलना में उसका दाब अधिक होगा। चलिए, ये है अगला क्वेश्चन। दाब, इसमें दाब का फॉर्मूला पूछा है। दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर अपना सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को उत्क्षेप भी कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को, यानी कि दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को ही उत्क्षेप और थ्रस्ट दोनों कहते हैं। तो ये थ्रस्ट बटे क्या हो जाएगा? एरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दाब। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा। चलिए, किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? अगर हम किस चीज में वृद्धि कर दें कि ठोस द्वारा किसी चीज पर दबाव डाला जाता है तो उसमें कमी आ जाए। तो देखिए, अगर आप एक लोहे की कील लेते हैं और उसको तालाब में डालो तो वो क्या है? आसानी से डूब जाती है, तुरंत नीचे चली जाती है, क्योंकि उसका क्या है? क्षेत्रफल कम है। अगर हम इसी लोहे को चपटा कर देते हैं, इसी कील को चपटा कर देते हैं और चादर के टाइप का बना देते हैं, फिर हम इसको तालाब में डालेंगे तो क्या होगा? ये तैरने लगेगी। तैरने क्यों लगेगी? इस पे दबाव कम पड़ रहा है और यहाँ पे इस पे क्या है? इसका क्षेत्रफल कम है तो क्या दबाव ज्यादा पड़ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल जिसका कम है तो वहां पे दबाव ज्यादा लगेगा और क्षेत्रफल जिसका ज्यादा है तो वहां पे दबाव कम लगेगा और वस्तु ज्यादा तैरती है। चलिए, जैसे कि आप अगर अपने पृथ्वी पर अगर अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं और दूसरी कंडीशन में आप अपने एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े हैं, तो सबसे ज्यादा दबाव कहाँ लगेगा? तो सबसे ज्यादा दबाव लगेगा आप एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? गहराई कम होती है तो जैसे मान लीजिए ये एक ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है। ठीक है, अब इसमें यहां तक पानी भरा है, यहां तक इसमें क्या भरा है? पानी भरा है और इसके अंदर एक वस्तु डली है, ये ठीक है, ये वस्तु डली इसके अंदर। और चलिए, अब हम क्या करते हैं? इसमें से इस बर्तन में से इतना पानी बाहर निकाल देंगे।
इतना पानी बाहर निकाल देंगे। तो चलिए इतना पानी बाहर निकाल देते हैं हम बर्तन में से। तो अब पानी इतना भर रहा है और ये वस्तु डली है। अब बताइए यहाँ पे गहराई ज्यादा है और यहाँ पे गहराई क्या है, कम है। तो बताइए यहाँ पे जो वस्तु है अभी इस पे क्या दबाव ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पानी ज्यादा भरा है यानी गहराई ज्यादा है तो दबाव ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए पानी कम भरा है, जब पानी कम भरा है तो इसकी गहराई कम है तो इसका क्या है, दबाव यहाँ पे कम लग रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, यानी कि जो मुक्त सतह होगी इसकी अभी कितनी इतनी गहराई है, यहाँ तक गहराई। अब इसकी गहराई को तो कम कर दिया, कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, तो अपवर्तित रहेगा, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे अभी दबाव ज्यादा है और इसकी जैसे ही हम गहराई घटाए तो यहाँ पे दबाव क्या कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है, कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव, देखो सी के अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें गहराई कम हो रही थी, जब गहराई कम होगी तो क्या होगा, दबाव कम होगा, और गहराई ज्यादा बढ़ेगी तो दबाव क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, दबाव बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, अगर हम बल के क्षेत्र को बढ़ाएंगे, वही सेम क्वेश्चन है, वो कील वाला क्वेश्चन बताया था। तो इसमें अगर बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है, तो दाब का क्या होता है, दाब बराबर बल बटे, चलो निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर माइनस स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। चलिए अब जिनको हम ऊपर ले जाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर माइनस 1 और सेकंड माइनस 2। अब हम इसको विमा में चेंज करें तो किलोग्राम किस मानते, एम में, मीटर को लंबाई एल माइनस 1 और सेकंड को टी, टी माइनस 2। तो इसकी ये क्या निकल आई, विमा निकल आई। तो विमा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, अपना ऑप्शन सही है अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है, अगर जैसे कील का क्षेत्रफल कम है और एक ये हमने कील को चपटा कर दिया, यहाँ पे क्षेत्रफल इसका ज्यादा लग रहा है, तो अगर क्षेत्रफल कम है तो क्या होगा, दाब ज्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल अधिक है तो क्या होगा, दाब कम लगेगा। तो ये क्या है, यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, दाब अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दबाव को किससे मापा जाता है, तो वो सूत्र पूछा है, दबाव बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये है उत्प्लावन बल डॉट 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 द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, यानी कि उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल कहाँ लगता है, जैसे ये मान लो इसमें भरा है पानी, ठीक है, ये पानी है और ये है इसके ऊपर एक वस्तु, ठीक है। तो उत्प्लावन बल है जो नीचे से लगता है, उत्प्लावन बल कहाँ लगेगा, नीचे से लगेगा, और ये वस्तु का क्या है, वस्तु का एक घनत्व, पानी का घनत्व और वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। जैसे ही पानी का घनत्व ज्यादा होगा तो उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा, और पानी का घनत्व कम होगा तो उत्प्लावन बल कम लगेगा। उस स्थिति में वस्तु को डूबने के चांस रहते हैं। तो देखिए उत्प्लावन बल का परिणाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, परिणाम द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के, यानी तरल के किस पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल का जो परिणाम है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उतना ही उत्प्लावन बल उस वस्तु पे ज्यादा लगेगा, और तरल का घनत्व जितना कम होगा उतना उत्प्लावन बल वहां पे
कम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो सीधी सी बात है दाब अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर ये आधारित है, इलेक्ट्रोमीटर ये भी आधारित है, पनडुब्बी ये भी आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, क्योंकि ऑडियोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रोमीटर ये भी है, जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइन ये भी है, और हाइड्रोमीटर ये भी है। जो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन यानी कि जो वायुयान है, तो इसकी डिजाइन है ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आर्किमिडीज सिद्धांत है ये पानी से वस्तु तैरने पे दर्शाता है, और बाकी सभी ये है जो हवाई जहाज है जो हवा में उड़ेगा, हवा के पंखों की डिजाइन है, तो ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल, देखो भार कार्य करता है, चलिए बता देते हैं। ठीक है, इसमें ये पानी भरा है और यहाँ पे ये कोई वस्तु है, तो भार देखिए, अब यहाँ पे वस्तु का भार किधर काम करेगा? नीचे की ओर करेगा, और नीचे से क्या काम करेगा? उत्क्षेप बल काम करेगा। तो एक दूसरे के ये कैसे काम कर रहे हैं? विपरीत काम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डॉट 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 कितना होगा? वस्तु के भार से कम वो अधिक, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम, और शून्य। तो जो उत्क्षेप होता है, अगर वस्तु डूबेगी तो क्या है? उसका उत्क्षेप बल, उत्प्लावन बल कैसा होगा? कम होगा। जब कम होगा तो वस्तु वहां पे क्या है? डूब जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वस्तु के भार से वो कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती तो क्या होगा? जल बाहर बहने लगेगा, गलत है। सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, ये भी गलत है। जल स्तर पूर्ववत रहेगा, ये करेक्ट है। बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाए, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? यांत्रिक बल नहीं है, घर्षण बल नहीं है, दाब नहीं है, उत्क्षेप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्क्षेप बल भी कहते हैं उत्प्लावन बल को। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका नंबर ऑप्शन ए सही है, बॉयंट फोर्स। इसको हम हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपरी प्रतिरोध और भार डॉट 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 में प्रयुक्त होते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, ऊपरी प्रतिरोध और भार, यानी ऊपरी प्रतिरोध यानी नीचे से उत्प्लावक बल ऊपर की ओर और भार के दर नीचे की ओर। तो ये एक दूसरे के कैसे कार्य कर रहे हैं? एक दूसरे के ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे का सिद्धांत, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति गलत है, घनत्व गलत है, घर्षण गलत है, उत्प्लावन बल सही है। घनत्व का इससे संबंध होता है, अगर जिसका घनत्व ज्यादा होगा उतना ही उत्प्लावन बल अधिक होगा, और घनत्व कम होगा उतना ही उत्प्लावन बल कम होगा। तो यहाँ पे बल के बारे में पूछा तो यहाँ पे उत्प्लावन बल कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल
निम्न में से किसके बराबर होता है? पिंड और द्रव का कुल भार, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार, पिंड का भार, कुल द्रव का भार। तो यहाँ पे पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? पास्कल का नियम गलत है, स्टोक्स गलत है, न्यूटन के गति का नियम गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी से रिलेटेड, तैरने से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें आप आंख बंद करके आर्किमिडीज का सिद्धांत पर लगा सकते हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती हैं? तो यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा गुरुत्व केंद्र के संपाती, गलत है। गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, गलत है। गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है, ये भी गलत है। विस्थापन द्रव के आयतन, हाँ देखो, विस्थापन द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी, गलत पूछा है ना। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी, ये तो सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी, ये भी सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, गलत है। अगर उत्प्लावक बल कम है तो वस्तु डूब जाएगी। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सी करेक्ट है, क्योंकि यही गलत है इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर रहता है? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, घनत्व और आयतन पर निर्भर रहता है। चलिए, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान का श्रेय किस वैज्ञानिक ने दिया था? आप तैरने के नियम से, पानी के नियम से आप आंख बंद कर आर्किमिडीज लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चनों को घुमा घुमा कर पूछा जाता है और क्वेश्चन वही सेम होते हैं। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार हो जाती है? ऑप्शन है जल का पृष्ठीय तनाव, जल की संपीडनशीलता, जल का केशकत्व, जल की श्यानता। तो इसका सही ऑप्शन है जल का पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव, अधिक गुहिकायन, सहनता। तो इसका सही ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव का मतलब होता है वस्तु के आकार को कम करना और गोलाकार स्थिति में। चलिए, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में किस गुणधर्म के कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका गुरुत्वाकर्षण, केशकत्व, विसरण और परासरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा केशकत्व। अगर इसकी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? स्याही सूखा पर किसका कैपिलरी क्रिया के द्वारा, ठोसकरण क्रिया और बाष्पीकरण क्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, केशकत्व के कारण वो स्याही सूख लेता है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो ये 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है कोई नहीं, क्योंकि विकृति, देखिए कुछ राशियां हैं जिनकी कोई बेमानी होती है, जैसे विकृति हो गई, ठीक है, आवर्धन हो गया,
अपवर्तनांक हो गया, दक्षता हो गई, घर्षण गुणांक हो गया, और बीजगणितीय सूत्र हो गए, बीजगणितीय सूत्र। और इन सभी राशियों की विमाहीन राशियां हैं ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है, यानी बिना टूटने पर और पदार्थ का आकार बदल जाए उस स्थिति को क्या कहते हैं? लचीलापन, सर्कन, सुगठपन, प्रत्यास्थपन। देखो लचीलापन में तो वस्तु दूसरी अपनी अवस्था में आ जाएगी, और प्रत्यास्थपन में भी वस्तु को खींचोगे और दोबारा उसी अवस्था में आ जाएगी, तो इसका सुगठपन होता है। एक सुगठपन होता है और एक होता है भंगुर। भंगुर में वस्तुएं टूट जाती हैं, और जो सुगठ होता है इसमें वस्तु केवल अपना आकार बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा शून्य, अपवर्तित, बढ़ती है और घटती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बढ़ती है, क्योंकि हम प्रत्यास्थ बल है वो एक तरह गतिज ऊर्जा की तरह कार्य करता है। अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उस पर उतनी ही तेजी से वो वापस जाती है, तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर उसको हम कम खींचेंगे तो वो धीरे से ऊपर जाएगी, तो वहां पे भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है पर इसकी अपेक्षा कम बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, और डी मांसपेशीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये थे पूरे क्वेश्चन, और जिनका मैंने रिवीजन करा दिया है आपको, जिसमें क्या है डबल डबल जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग नहीं लेते हैं, केवल एक ही बार जो उसमें से एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं। इसी तरह से कम 50 क्वेश्चन हम छांट लेते हैं और उनका रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आपका टाइम जल्दी बचे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ।